क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, राम नरेश मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत नाटक विधा की रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्त है, आत्मकथा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नदी के द्वीप, मैला आंचल, त्यागपत्र, पुनर्नवा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पुनर्नवा उपन्यास विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है, नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है, और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसके बाद है, लवंग लता के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अमृत लाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लवंग लता के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, काठ का सपना, संयोगिता स्वयंवर, मुक्ति पथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन की रचना है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। काठ का सपना ये मुक्ति बोध की रचना है, काठ का सपना मुक्ति बोध की रचना है। संयोगिता स्वयंवर ये किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो संयोगिता स्वयंवर स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, ठीक है। मुक्ति पथ नाटक है इलाचंद जोशी का, ठीक है, इलाचंद जोशी का मुक्ति पथ नाटक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं चंद बरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार, विद्यापति। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों भट्ट केदार, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद बरदाई की एक रचना आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो, और नरपत नाल की एक रचना आपको याद रखना है बीसल देव रासो, और विद्यापति की एक रचना याद रखना है कीर्तिलता। क्या याद रखना है? कीर्तिलता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भक्ति काल का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, कामायनी। तो पद्मावत भक्ति काल का महाकाव्य है, पद्मावत भक्ति काल का महाकाव्य है, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो मेरे प्यारे बच्चों ये आदिकाल का महाकाव्य है, ठीक है, चंद बरदाई का है और आदिकाल का महाकाव्य है। साकेत द्विवेदी युग की रचना है और ये मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और ये छायावाद युग की रचना है। इसके बाद अगला है, एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद, श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त। तो एकांतवासी योगी के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों श्रीधर पाठक, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की है, ग्रंथि भी है, गुंजन भी है। पूछा है नहीं है तो राजश्री नहीं है, राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। वेदना की प्रतिमूर्ति की कवयित्री किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, मैत्रेय पुष्पा को, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुमन राजे को। तो वेदना की प्रतिमूर्ति की कवयित्री है महादेवी वर्मा, और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक हो गए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो जहां पर भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, मातृभूमि दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, तो वहां पर आप समझिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद खा नंबर है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। हमारा आवश्यक कर्तव्य भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति जागरूक रहना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या आपको करना है, यहाँ से लेकर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो इसके करना है आपको व्याख्या। चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। इस अंश का अर्थ है कि धरती ही सभी राष्ट्रीय विचारों की जननी है। राष्ट्रीयता का अस्तित्व तब तक मजबूत नहीं होता जब तक वह भूमि से जुड़ी ना हो। अगर राष्ट्रीयता भूमि से नहीं जुड़ी होती तो वह बिना जड़ के होती है, यानी उसका कोई आधार नहीं होता। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं, पहला वाला करना है या अथवा के बाद वाला। तो इसको भी पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे। उस अर्थ के जो चक्र हैं वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके हृदय की वह राह देखते हैं वह तो उदित है, केवल उनकी पीठ उस तरफ है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वह सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है, भाग्य और पुरुषार्थ से। आपको भाग्य और शब्द, भाग्य शब्द बार बार मिलेगा और भाग्य और पुरुषार्थ भाग्य की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है मेरे प्यारे बच्चों भाग्य और पुरुषार्थ, और जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा। तो यदि हम भाग्य को परमार्थ से नहीं जोड़ सकेंगे तो वह पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाग्योदय की प्रतीक्षा में कौन चलते रहते हैं। तो जो स्वार्थ के चक्कर में डूब गए हैं वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में चलते रहते हैं। जो स्वार्थ के चक्कर में डूब गए हैं वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में चलते रहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ और परामर्श शब्द का अर्थ। पुरुषार्थ का मतलब प्रसरमी और क्रियाशील, परामर्श का मतलब होता है सलाह। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या किसकी करना है, जिसको वह सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। तो इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। जिसे आप सामने देख रहे हैं वह भी इसी पुरुषार्थ का आश्रय लेकर सुशोभित एवं कमनीय लग रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। कृपा निधान सुजान शंभु हिये की गति जानी, यानी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि दयालु और बुद्धिमान शिव ने गंगा के हृदय की बात को समझ लिया, दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, और उन्होंने अपने सिर पर एक स्थान दिया जिसमें गंगा अपनी इच्छा से अपने शरीर को तिरछा करके समा गई। सकुचत एचति अंग अंग सुख संग लजानी, गंगा संकोच और खुशी के साथ शिव की जटाओं में समा गई। जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिर समानी,
वह शिव की जटाओं में ऐसे समा गई जैसे कोई बर्फ से ढका पर्वत सघन वन में प्रवेश करता हो। इसके बाद देखें यहाँ पर किस चैप्टर से लिया गया है, तो गंगा अवतरण से। ठीक है, कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने बता ही दिया है आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा और शिव जी का किस रूप में वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में गंगा को शिव जी की संगनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गंगा की लहरें शिव जी के सिर पर चढ़ती हैं, जो उसके आदर और प्रेम को दर्शाती हैं। शिव जी के जटाजूट में गंगा की गहराई और सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। शिव जी और गंगा के प्रेम और एकता की भावना को व्यक्त किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में शिव जी ने गंगा को अपने शरीर पर किस रूप में स्थान दिया। तो शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर ठाम स्थान दिया। यह दर्शाता है कि गंगा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह उसे अपनी आराधना और सम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, के दिया है, इसको भी देखते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर पहुंचाए। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारे तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जल को स्पर्श करने के लिए यमुना नदी के किनारे झुके हुए हैं। कींधो मुखुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, अथवा जल रूपी दर्पण में सब उचक उचक करके अपनी अपनी शोभा को देख रहे हो। के प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, अथवा ऐसा लग रहा है कि जल को परम पवित्र मान करके फल के लालच में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मन आतप वारन तीर के सिमट सबे छाय रहत। उसे देखकर ऐसा लगता है, यमुना के उस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो सभी अपनी गर्मी को दूर करने के लिए सभी सिमट करके यमुना नदी के किनारे एकत्रित हो गए हों। के हरि सेवा हित न रहे, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हों। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि यमुना के इस सौंदर्य को देख करके मेरा मन और मेरा नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, यमुना छवि से लिया गया है और इसके कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दी आपको। अगला प्रश्न है, इस पद में किसका मनोहारी चित्रण किया गया है। तो इस पद में यमुना तट का मनोहारी चित्रण किया गया है, जहां तमाल के वृक्ष और यमुना का जल प्राकृतिक सुंदरता को प्रकट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। तो यमुना तट पर झुके हुए तमाल के वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे वह जल को छूकर अपनी छाया फैला रहे हों और जल में अपनी शोभा देख रहे हों। यह दृश्य अत्यंत सुहावना लग रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कौन देख रहा है। तो जल रूपी दर्पण में तमाल के वृक्ष अपनी छाया और शोभा देख रहे हैं, मानो अपनी सुंदरता का आनंद ले रहे हों। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दीनदयाल उपाध्याय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कर्मनाशा की हारथ और लाठी कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, निसारांश लिखिए। 5 अंक का है। अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो एक खंडकाव्य होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। 7 अंक तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ लिखेंगे और साथ में अनुवाद करेंगे। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लिसत जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भाविनी, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यह लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में अस्य माने इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। फिर अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग
ही के संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके चाहने वालों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो संदर्भ लिख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, क्या कह रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। तो सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का है, 2 प्रश्न के उत्तर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। इसके बाद 10 का क, ख और गा है, रस अलंकार छंद, करुण एवं श्रृंगार रस, उपमा अथवा श्लेष अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिर है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, भारत में आतंकवाद। तो इसका ही वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 12 का पहला है, नायिका का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अका, गुम्फिता का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों गुम प्लस फिता, क्या होता है, गुम प्लस फिता होता है। इसके बाद है प्रेजते का संधि विच्छेद होता है प्रा प्लस एजते, प्रे प्लस एजते। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करके समास का नाम। तो नीलाम्बुजम माने इसमें कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, कर्मधारा है, दशानन में बहुब्रीहि है। इसके बाद 13 नंबर है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं है, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई है, तो एक पत्र लिखिए। 8 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। लिखता, लिख शब्द है, अक प्रत्यय है, लिख धातु है, अक्त प्रत्यय है, कृत्वा में क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है। और दृष्टव्य में दृश्य धातु है, तव्यत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बलवान में कौन सी प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, और महत्व में अक्तु प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद है खा नंबर, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशा छात्रे समम स्नात, समम आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो सह युक्ते प्रधाने सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, नमः आ गया है, नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। मातु हृदय कन्या प्रति स्निग्ध भवत, अभिता परता समय निक्षा हा प्रति योगे अपि सूत्र से द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।